कभी सोचा है कि जिन संगठनों पर बच्चों के लिए भरोसा किया जाता है, वो असल में उनकी सुरक्षा पक्की कैसे करते हैं? देखिए, ये सिर्फ अच्छी नीयत का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत मजबूत ढांचा होता है। आज हम उसी ढांचे को, यानी बाल संरक्षण के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी भारी लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई भी संगठन अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को निभाने में चूक जाता है ना, तो इसका असर सिर्फ उसकी रेपुटेशन पे नहीं पड़ता। इसका सीधा असर एक बच्चे के भरोसे और उसके भविष्य पर पड़ता है। तो ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि ये सुरक्षा बनती कैसे है? इसे एक मजबूत इमारत की तरह सोचकर देखिए। जैसे एक इमारत को पक्के खंभों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही बच्चों के लिए एक सेफ माहौल चार स्तंभों या कहिए कि चार पिलर्स पर टिका होता है। और अगर एक भी पिलर कमजोर पड़ गया तो समझ लीजिए पूरी इमारत खतरे में है। आइए एक एक करके इन चारों को देखते हैं। जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सजा देना नहीं है। नहीं, ये एक प्रोएक्टिव सोच है। मतलब कुछ होने से पहले ही सतर्क रहना। सोचिए जरा, किसी कैंप में एक वॉलंटियर बच्चों से कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि इस बर्ताव को अनदेखा नहीं किया जाएगा, बल्कि तुरंत उस पर एक्शन होगा, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। ये हर लेवल पर सुरक्षा को सबसे पहले रखने का एक वादा है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या सुरक्षा की परिभाषा हर बच्चे के लिए एक जैसी है, चाहे वो कहीं से भी आता हो? अगर कोई बच्चा अपनी जाति या अपने समुदाय की वजह से अकेला महसूस करता है, तो क्या वो सच में सुरक्षित है? नहीं। असली सुरक्षा तभी मुमकिन है जब हर बच्चे को बराबरी का सम्मान और मौका मिले। इस आंकड़े पर एक पल के लिए रुकते हैं। 10.5 गुना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अलार्म है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे सिस्टम में मौजूद असमानताएं कुछ बच्चों के लिए खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसीलिए नस्लवाद और भेदभाव से लड़ना सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि बाल संरक्षण का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अच्छा, सांस्कृतिक सुरक्षा का असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर कोई बच्चा कोई खास त्योहार मनाता है तो उसका मजाक ना उड़े, बल्कि उसकी इज्जत हो। अगर कोई अपनी पहचान को अलग तरह से देखता है तो उसे अपनाया जाए। जब बच्चे ये महसूस करते हैं कि उनकी पूरी पहचान, वो जैसे भी हैं, सुरक्षित और सम्मानित हैं, तभी तो वो खुलकर अपनी बात कह पाते हैं। और ये है चौथा स्तंभ, जो कि एक गेम चेंजर है। अक्सर क्या होता है, हम बच्चों को बचाने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हम उनसे ये पूछना ही भूल जाते हैं कि उन्हें महसूस कैसा हो रहा है। उनकी आवाज में वो सच्चाई होती है जो बड़े लोग अक्सर देख नहीं पाते। और जब कोई बच्चा हिम्मत करके कुछ बताता है और उसे गंभीरता से सुना जाता है, तो ये सिर्फ उसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत कर देता है। तो ये 4 मजबूत सिद्धांत तो हमने देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। बस यहीं पर आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट काम आता है। यह सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि एक तरह का साझा समझौता है जो हर बड़े को बताता है कि बच्चों के साथ व्यवहार की सही सीमाएं क्या हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं है, ये सुरक्षा की एक बिल्कुल साफ लकीर है। पेशेवर सीमाएं इतनी जरूरी क्यों हैं? क्योंकि वो बच्चे और बड़े के रिश्ते को साफ और सुरक्षित रखती हैं। जैसे ही कोई बड़ा किसी बच्चे से पर्सनल सोशल मीडिया पर जुड़ता है या अकेले में मिलने लगता है, ये लकीर धुंधली होने लगती है। और जहां ये धुंधली हुई, वहां कन्फ्यूजन और खतरा दोनों पैदा होते हैं। इस कोड में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता, जैसे किसी के पसंदीदा नाम और सर्वनाम यानी प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना। ये सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, पर यह उस इंसान की पहचान का सम्मान करने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। ये दिखाता है कि उस व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार किया जा रहा है जैसे वो है, और यही सम्मान सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो अभी तक हमने बड़ों की जिम्मेदारियों की बात की, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो बच्चा खुद है। बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताना, उन्हें खुद अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करने जैसा है। तो ये सारी मुश्किल जानकारी उन तक पहुंचाई कैसे जाती है? इस वादे की खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये बड़ी बड़ी पॉलिसीज को 3 सीधे साधे अधिकारों में बदल देता है। इससे बच्चों को एक भाषा मिलती है, एक टूल मिलता है जिससे वो समझ पाते हैं कि उन्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए, और अगर कुछ भी गलत लगे तो वो आवाज उठा सकते हैं। इसका सीधा सा संदेश है, हर बच्चे की सुरक्षा, आवाज और पहचान, ये तीनों मायने रखती हैं। एक बच्चे के लिए अपनी चिंता किसी को बताना बहुत मुश्किल होता है। मन में एक डर होता है, क्या कोई मेरी बात पर यकीन करेगा? ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये इसी डर को दूर करने के लिए बनी है। और इसका पहला कदम ही सबसे ताकतवर है। हम आपकी बात सुनते हैं और आप पर विश्वास करते हैं।
ये एक बच्चे को भरोसा देता है कि वो अकेला नहीं है और उसकी हिम्मत को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। हर कदम विश्वास बनाने और चीजों को पारदर्शी रखने के लिए ही डिजाइन किया गया। ठीक है, सिद्धांत समझ लिए, वादे भी हो गए, लेकिन इन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाए? अब उन असल टूल्स पर एक नजर डालते हैं जो ये पक्का करते हैं कि सुरक्षा सिर्फ कागज पर न रहे, बल्कि हर दिन, हर एक्टिविटी में नजर आए। ये चेकलिस्ट एक दूरबीन की तरह है जो आने वाले खतरों को पहले ही देख लेती है। भौतिक वातावरण का मतलब क्या कहीं कोई अंधेरा कोना है या कोई टूटा फूटा सामान तो नहीं। भावनात्मक और सांस्कृतिक सुरक्षा का मतलब ये पूछना कि क्या यहाँ का माहौल ऐसा है कि हर कोई सहज महसूस करे। ये चेकलिस्ट किसी घटना के होने का इंतजार नहीं करती, ये उसे होने से रोकती है। और ये टेबल दिखाती है कि जवाबदेही कैसे काम करती है। जब अंधेरे दालान जैसी एक समस्या के आगे जॉन डो का नाम लिख दिया जाता है तो बात हवा में नहीं रहती, वो एक ठोस काम बन जाती है जिसकी जिम्मेदारी अब किसी एक इंसान की है। इससे ये पक्का होता है कि समस्याओं को सिर्फ पहचाना नहीं जाता, बल्कि उन्हें हल भी किया जाता है। और अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है तो ये फॉर्म पक्का करता है कि हर डिटेल को ठीक से दर्ज किया जाए। ये सिर्फ जवाबदेही के लिए नहीं है, ये सीखने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। इससे संगठनों को पैटर्न समझने में मदद मिलती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाल संरक्षण कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसे एक बार पूरा कर लिया और काम खत्म नहीं। ये एक बगीचे की तरह है जिसे लगातार सींचने, ध्यान देने और बेहतर बनाने की जरूरत होती है। ये एक जिंदा कमिटमेंट है जो धीरे धीरे किसी भी संगठन की संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। और अंत में हम सबके सोचने के लिए यही सवाल है, जरा सोचिए कि ये सारी बातें हमारे आसपास कैसे लागू होती हैं, क्योंकि हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना किसी एक इंसान का काम नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो चलिए हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को एक दस्तावेज से निकालकर अपने रोज के अभ्यास का हिस्सा बनाएं।